तो दोस्तों कैसे हो आप सभी भैया। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th के फिजिक्स के काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने सारे भी क्वेश्चन है ना, एक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं विद गारंटी ऐसा कह सकता हूं कि इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैच करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आइए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारे इस टाइप के जो भी हाई क्वालिटी कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड आइए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो अर्धचालक क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। और आप सभी को पता है कि अर्धचालक बीच बीच में होता है, जैसे कि लाइक ठीक है कोई पदार्थ है, ठीक है, और उसकी चालकता जो है ना चालकों से कम होती है, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो समझो कोई चालक है, ठीक है, और उस चालक की जो चालकता है, ठीक है, तथा कुचालक जो है या फिर अचालक आप उसे कह सकते हो, उसकी जो चालकता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है अर्धचालक, उसी को हम लोग कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। पोलोरॉइड क्या है तथा इसके दो उपयोग लिखे। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा वीवीआई है कि आप मत पूछो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार पूछा है, कई बार पूछा है बिहार बोर्ड ने। पोलोरॉइड क्या है तथा इसके दो उपयोग आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। पोलोरॉइड क्या है तथा इसके दो उपयोग को आपको लिखना है। तो यह एक ऐसा युक्ति होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है, यह एक ऐसा मशीन होता है, जो आपको बोलना है बोल लो, ठीक है। तो यह एक ऐसा युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। यह पोलोरॉइड कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? पोलोरॉइड कहलाता है। अब इसके दो उपयोग की भी बात करी थी, तो दो उपयोग इसके, पहला उपयोग धूप चश्मा में, ठीक है, जो धूप वाला चश्मा होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यानी कि डॉक्टर के अनुसार आप लेते हो धूप वाले चश्मा, ठीक है, उसमें भी पोलोरॉइड का यूज होता है। और फोटोग्राफिक कैमरा, उसमें भी पोलोरॉइड का यूज होता है। समझ रहे हो चीजें? तो अब आगे हम लोग बढ़ते, दो क्वेश्चन हमने कर लिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखे। तो लिखने के लिए तो आपको बेसिकली 2 नंबर वाला में पूछेगा, ठीक है, लेकिन यही कह देगा कि इसको आप सिद्ध करिए, इसके व्यंजक को आप प्राप्त करिए, प्रूफ करिए। तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा और आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से लिख दे रहे हो तो, प्रूफ कर दे रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में पूछा है तो 2 नंबर में बेसिकली आपको लिखने के लिए कहता है। तो व्यतिकरण फ्रिंज का चौड़ाई का क्या होता है फॉर्मूला? बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर लेमडा डी बटा में डी, यही आपका होता है, ठीक है। लेमडा डी बटा में छोटा डी, ये आपका क्या होता है? व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक होता है। ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवन का नियम क्या होता है? ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवन का नियम, तो जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ पे कोई किरण आपतित हो रही है, अपवर्तित की सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है ना, ये जब 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसे हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। और ये जो कहानी है, ये जो मतलब जो क्या बोलूं मैं, ये जो आपका जो क्रिया हो रही है, यही आपका ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवन का नियम कहलाती है। केस ये है भैया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री ऐसे नहीं हो पाएगा, 90 डिग्री ऐसे होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का हो जाना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है आपतन कोण, ठीक है, वो ध्रुवन कोण कहलाता है। अब आगे बढ़ो, सौर सेल को समझाना है। देखो बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं कि भैया सौर सेल क्या करता है, तो जो सौर्य ऊर्जा होता है ना, जो सूर्य भगवान को ऊर्जा होता है, जो हमें प्रकाश मिलता है सूर्य से, तो जो सौर ऊर्जा होता है ना, इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बस यही लिख के छोड़ देते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं ये तो सही है, बिल्कुल सही है यार। सौर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बात सही है। लेकिन यह आपको जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह पीएन संधि वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो जो सौर किरण को आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है तो फाइनली तौर पे आप कह सकते हो कि इसे विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो यह पीएन संधि डायोड वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर किरण को आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि जो सौर सेल है ना, ये आपका फोटो डायोड सिद्धांत पे कार्य करता है।
आगे आ जाओ। एक्स किरण के किन्हीं दो गुण को आपको लिखने हैं, ठीक है। एक्स किरण, ठीक है, एक्स रे जो होता है, ठीक है, ये आपका दरअसल क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। जो एक्स किरण है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो वही कह रहा है कि एक्स किरण के किन्हीं दो गुण को आपको लिखने हैं, दो गुण, इसके दो प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं। पहला कि यह चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होता है, यानी कि जो एक्स किरण है ना, ये इसपे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप कितना भी डाल लो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। इसकी जो गति होती है वह प्रकाश के वेग के बराबर होती है, ठीक है। इसकी जो गति होती है ना एक्स किरण की, वो गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे साथ में, ताकि हमारी जो भी नए नए ऐसे हाई क्वालिटी कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑलराइट, आगे आ जाओ, हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मैं इसको अच्छी तरीके से समझाऊं तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आप सभी का, ठीक है। देखो, कहानी ये हो रही है ना, मैं समझा दूंगा लेकिन अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको कभी भी अपवर्तनांक में दिक्कत नहीं होगी। तो बस वेट कर लो आप, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, अपवर्तनांक भूल नहीं पाओगे आज के बाद, विद गारंटी है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। चलो देखो, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, चलो ये मान लो हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई माध्यम है, इसमें जल है, ठीक है, ये जल है, और यहाँ पे तो एयर है, आपको पता है। तो यहाँ से कोई किरण आ रही है, यहाँ से कोई ठीक है, यहाँ से प्रकाश चली, और आपको पता है कि अपवर्तन की घटना में क्या होता है, मुड़ जाता है। अपवर्तन की घटना में मान लो यहाँ पे अगर मैं अभिलंब बना दूं, ठीक है, चलो ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, और ये जो हमारा किरण आ रहा है, देखो ये जो हमारा किरण आ रहा है वो चाहे तो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है, या फिर अभिलंब के निकट पहुंचेगी। तो ये कंडीशन किसके अकॉर्डिंग होता है जी? ये किसके अकॉर्डिंग कंडीशन होता है? जब विरल से, देखो, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तब अभिलंब की तरफ हटेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है, चीजें समझ रहे हो? तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से विरल में सघन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा अभिलंब की तरफ थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा, समझ रहे हो? अब अभिलंब के थोड़ा मुड़ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मुड़ा क्यों, इसके पीछे का कारण पता है? यहाँ पे जो अपवर्तन की घटना हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या है आपको पता है? चाल, ठीक है, माध्यमों की चाल, सभी माध्यमों की चाल अलग अलग होती है। यहाँ वायु है तो वायु की चाल अलग है कुछ, पानी है तो जल की चाल अलग है कुछ, ठीक है। तो अपवर्तनांक भैया बस यही बताता है, अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। बस अपवर्तनांक का यही काम है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। तो किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मोड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। किसी अपारदर्शी अवरोधक, ठीक है, या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश की जो मोड़ने की घटना है वो आपका विवर्तन कहलाती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो बस मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हो, और ज्यादा कोई मेरा कुछ टारगेट नहीं है कि मैं एज अ क्रिएटर वर्क कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट आपको होता है तो पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दूंगा। बहुत सारे तो ऐसे टीचर है ना जी, जो कि आपको पीडीएफ के लिए भी पैसे लेते हैं यार, सही बता रहा हूँ, पीडीएफ के लिए भी पैसे लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इन द फ्यूचर अगर मैं कोई भी अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करता हूँ तो वहां पे भी मैं आप सभी को फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है, और व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। और आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि विद्युत अनुनाद को समझाइए। विद्युत अनुनाद को आपको समझाना है कि विद्युत अनुनाद क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति, आरोपित आवृत्ति कहने का मतलब कि आप उस पर जितना आवृत्ति दे रहे हो, जितना फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो, ठीक है। तो विद्युत अनुनाद क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब इस घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है, तब इस घटना को हम लोग विद्युत अनुनाद कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण, विद्युत चुंबकीय तरंग के आपको दो गुण लिखना है। पीछे हमने देखा एक्स किरण, ठीक है, एक्स किरण के दो गुण, एक्स किरण के दो गुण क्या थे? पहला था कि यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विचलित नहीं होता है, और दूसरा क्या था कि इसका जो वेग होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है।
तो बट यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो 10 क्वेश्चन कर लिया आज के इस क्लास में, और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे भी लाया हूँ। प्लीज आप सभी फिजिक्स वाले भैया को सपोर्ट करो यार, ताकि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं अच्छी तरीके से। फिजिक्स में क्या, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स दिला सकूं आप सभी को। तो होमवर्क में यह है कि विद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसको आपको बना के लाना है। ठीक है, मैं वैसे बता दूं अपने संक्षेप में, उसके बाद आप लिख लेना एक्सप्लेन करके थोड़ा। विद्युत विभव में क्या करते हैं हम लोग ना, कि कोई भी प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, हम लोग कोई कहीं से भी अनंत से हम लोग विद्युत क्षेत्र के ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, तो चीजें मैं बता दिया, बाकी आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है। ठीक है, विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन में Q। ठीक है, तो ये होता है विद्युत विभव आपका। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? जब कोई त्वरित आवेश होता है, कोई जब आवेश चलता है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, और साथ में ऊर्जा के रूप में, ठीक है, साथ में ऊर्जा के रूप में निकलता है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, एक्सप्लेन करके लिख लेना, होमवर्क है आप सभी के लिए। लॉरेंस नहीं यार, लॉरेंस बल क्या होता है? लॉरेंस बल क्या होता है कि जब कोई कोई आवेश है, ठीक है, कोई ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहां पे इस पे विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र, साथ में इस पे चुंबकीय क्षेत्र भी लगे, तो इस पे जो परिणामी बल लगेगा उसे हम लोग लॉरेंस बल कहते हैं। आगे आ जाइए जी। चुंबकीय आघूर्ण तथा मात्रक एवं विवालिकी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया है बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है मैं आपको बता दूं। चुंबकीय आघूर्ण होता है कि ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग बड़ा एम से सूचित करते हैं। ठीक है, छोटा एम गुने 2l, यानी कि छोटा एम हमारा ध्रुव सामर्थ्य है और एल हमारा चुंबकीय लंबाई है। तो डिफिनेशन तो यही है ना चुंबकीय आघूर्ण का, कि ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक के प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम लोग चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से आपका आ गया, बड़ा एम बराबर छोटा एम गुने का टू, नहीं फॉर्मूला यहाँ से टू छोटा एम, देखो टू, वन सेकेंड, टू छोटा एम एंड एल। ठीक है, तो एम बराबर 2ml। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है जी। इसका ऐसे ही मात्रक नहीं निकाल लोगे, फॉर्मूला हमारे पास आया क्या? टू छोटा एम एल। अब भैया टू तो कांस्टेंट है, खैर एम यानी कि ध्रुव सामर्थ्य का होता है एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ पे लंबाई है तो इसका भी मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक आ गया। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। हाँ, बीमा की भी बात कर रहा है ना, तो हमारा एम एम मिस कर रहा है, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? इसका मात्रक आ गया जी। अब भैया इसकी बीमा की भी बात कर ले, तो एम 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 एल टी के पदों में लिखना चाहते हो तो एम जीरो, ठीक है, L2, ठीक है, और T0 और I लिख देना है, I या फिर ये लिख देना, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमा भी मैंने बता दिया, और आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और कोई भी डाउट होता है स्टडी रिगार्डिंग तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फ्री में दूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब भी कर देना सेम कंटेंट के लिए, बिकॉज दिस टाइप के कंटेंट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलता है इतना हाई क्वालिटी पीपीटी में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।